हेलो स्टूडेंट्स, कैड कैम का चैप्टर नंबर 7 हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसके पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए थे, ठीक है, और मैंने कुछ आप लोगों को इसके ऑब्जेक्टिव करा दिए थे। तो आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ पर हम लोग इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स और पढ़ेंगे और ऑब्जेक्टिव्स और करेंगे, और साथ में हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसमें कुछ टॉपिक्स हैं उनको भी हम इसमें कवर्ड करेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग टॉपिक कवर करेंगे और उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को कवर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक से, और फिर उसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव्स कवर कर लेंगे। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है रोबोटिक्स, चैप्टर नंबर 6 में थोड़ा इसके बात कराऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं रोबोटिक्स। तो रोबोटिक्स से पहले हम लोग समझते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में, ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमारा पर्पस ही है इंडस्ट्री में वर्क, तो इंडस्ट्रियल रोबोट के बारे में समझना। तो देखो, रोबोट क्या होता है स्टूडेंट्स। रोबोट हमारे क्या होता है, एक ह्यूमन बींग, एक ह्यूमन की तरह ही होता है, ठीक है। रोबोट्स क्या होते हैं हमारे तरीके, एक जैसे ह्यूमन का ही एक तरीके का रूप होता है, जिसमें क्या होते हैं, बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे लिंक से बना हुआ हमारा क्या होता है, रोबोट होता है। तो अगर इंडस्ट्रियल रोबोट की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रियल रोबोट क्या होता है, इट इज़ अ रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शन मैनिपुलेटर, ठीक है। इट इज़ ए, क्या होता है ये, रीप्रोग्रामेबल। ये वर्ड को याद रखिएगा आप लोग स्टूडेंट्स, ये होता है रीप्रोग्रामेबल। रीप्रोग्रामेबल का मतलब क्या होता है, रीप्रोग्रामेबल कहने का क्या मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर रीप्रोग्रामेबल कहने का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि हम अपने रोबोट्स में, देखिए रोबोट कैसे वर्क करेगा। रोबोट में बेसिकली हम लोग करते हैं, उसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। रोबोट जो वर्क करता है मेनली क्या करता है, प्रोग्राम की वजह से, उसमें प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो वर्क को करता है, यानी कि पर्टिकुलर क्या करता है, टास्क को करता है। तो रीप्रोग्रामेबल का मतलब है कि उसके जो भी उसके प्रोग्राम हैं, हम उसको प्रोग्राम को कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, कि चेंज कर सकते हैं। और जैसे ही हम उस प्रोग्राम को चेंज करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अलग अलग वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। वैरायटी ऑफ टास्क को क्या कर सकता है, वो परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि वो रीप्रोग्रामेबल है। यानी कि हर प्रोग्राम के लिए अगर कोई उसे अलग टास्क करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसे रीप्रोग्रामेबल आराम से कर सकते हैं। तो जो हमारे पास इंडस्ट्रियल रोबोट होते हैं वो क्या रीप्रोग्रामेबल होते हैं। मल्टी फंक्शनल कहने का क्या मतलब है, देखो रीप्रोग्रामेबल ये वर्ड भी आपको ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है, मल्टी फंक्शनल ये वर्ड भी ऑब्जेक्टिव में मिल सकता है। मल्टी फंक्शन यानी कि बहुत तरीके के काम को वो कर सकता है। किस तरीके के इंडस्ट्रियल रोबोट काम को कर सकता है, मूव मटेरियल को क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल को ले जा सकता है, ठीक है। पार्ट्स को क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह किसी भी पार्ट्स को ले जा सकता है, ठीक है। टूल्स को एक जगह, टूल्स को, ठीक है, और स्पेशलाइज्ड डिवाइस को। तो ये क्या कर सकता है, वेरिएबल टास्क को क्या कर सकता है, हमारा परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल रोबोट। तो इंडस्ट्रियल रोबोट का वर्क क्या क्या होते हैं, चलिए वर्क देख लेते हैं इंडस्ट्रियल रोबोट के स्टूडेंट्स हम लोग। इंडस्ट्रियल रोबोट जो होता है, मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल को, यानी कि जो मटेरियल होता है इंडस्ट्रीज़ में, उसको क्या कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, ठीक है। इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल, की मटेरियल या फिर पार्ट्स को कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है। दूसरा क्या होता है इसका ऑप्शन, प्रोसेसिंग। ये याद रखिएगा पॉइंट जो बता रहा हूँ। पहला हो गया हमारा मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन हो गया, दूसरा होता है स्टूडेंट्स प्रोसेसिंग ऑपरेशन। प्रोसेसिंग ऑपरेशन का कहने का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता है, हमारे पास जो रोबोट होता है मैनिपुलेट करता है स्पेशल प्रोसेस टूल एट द एंड इफेक्टर। द एप्लीकेशन इंक्लूड द बेल्डिंग करता है, जैसे कि प्रोसेस ऑपरेशन का मतलब होता है जैसे बेल्डिंग करना हो गया, स्प्रे पेंटिंग करना हो गया, मशीनिंग करना हो गया, मेटल को कट करना हो गया, पॉलिशिंग करना हो गया। तो ये सारे काम क्या कर सकता है, वो कर सकता है, ठीक है, परफॉर्म कर सकता है। तो क्या क्या वर्क कर सकता है वो स्टूडेंट, देखिए मैं कभी भी आ जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। बेल्डिंग कर सकता है, ठीक है, स्प्रे पेंटिंग कर सकता है, मशीनिंग कर सकता है, ठीक है, और हमारा क्या कर सकता है, मेटल को कट भी कर सकता है, मेटल कटिंग भी कर सकता है, ठीक है, और हमारा क्या कर सकता है, ये पॉलिशिंग वगैरह भी कर लेता है। तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्रोसेसिंग ऑपरेशंस हो गए, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ये क्या होते हैं, प्रोसेसिंग ऑपरेशन होते हैं किसके अंदर, रोबोट के अंदर। किसी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखने का क्या काम होता है, वो होता है मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन हो गई उसकी। क्या हो गया, मटेरियल हैंडलिंग का मतलब है एक किसी पार्ट को एक जगह से दूसरी जगह रखना। तीसरा इसका काम और होता है असेंबली एप्लीकेशन, असेंबली असेंबली एप्लीकेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पार्ट हैंडलिंग मैनिपुलेशन होता है। इसमें क्या करता है, वो अलग तरीके के ऑटोमेटिक टास्क को और ऑपरेशंस को कर सकता है, यानी कि असेंबल्ड करता है, ठीक है। जो भी पार्ट्स होते हैं, अगर कोई कार बन रही है तो वो अलग अलग क्या कहते हैं पार्ट से बन के बनेगी, तो उन्हें क्या कर सकता है, वो असेंबल भी कर सकता है। चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारा इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्शन भी कर सकता है, इंस्पेक्शन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। रोबोट्स एप्लीकेशन क्या हो गया, इंस्पेक्शन। तो चार चीज़ों के लिए मेनली यूज़ होता है, मटेरियल हैंडलिंग एप्लीकेशन, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, असेंबली एप्लीकेशन और इंस्पेक्शन ऑपरेशन, ठीक है। तो ये हमारा जो था एक ऑब्जेक्टिव जो मैंने आप लोगों को करा था, ये सोफिया रोबोट है हमारी, ये सबसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट है, ठीक है, ये जो रोबोट है हमारा।
और नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स इसके अंदर कि डेफिनेशन ऑफ अ रोबोट, रोबोट की क्या डेफिनेशन है। तो देखिए यूसी के वर्कल के अनुसार देखिए अलग अलग लोगों ने क्या कहते हैं इसकी डेफिनेशन दी थी। तो इसके अनुसार क्या है, एक रोबोट शारीरिक रूप से समाविष्ट किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट जो भौतिक दुनिया पर प्रभाव डालने वाले कार्य कर सकता है। यानी कि जो रोबोट होता है हमारे पास क्या होता है कि ह्यूमन की तरह होता है, जो वेराइटी ऑफ टास्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकता है। क्या कर सकता है ये वेराइटी ऑफ, क्या कर सकता है स्टूडेंट्स, ये वेराइटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर देता है। ठीक है, वैरायटी ऑफ टास्क को क्या कर सकता है, ये परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, जो जटिल यानी कि बहुत जो कॉम्प्लेक्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स वर्क हैं, कॉम्प्लेक्स टास्क हैं, उनको भी क्या कर सकता है, ये ईजिली परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं हिस्ट्री ऑफ रोबोट। तो हिस्ट्री ऑफ रोबोट से भी हमारा क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रोबोट से भी हमारा एक ऑब्जेक्टिव बन जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ रोबोट में क्या है, वास्तविक रूप से सबसे पहले रोबोट बनाने का श्रेय स्पैरी जोरस्कोप को जाता है। तो ये मैंने आप लोगों को बता रखा था ऑब्जेक्टिव में भी कि किसको जाता है। तो हिस्ट्री ऑफ रोबोट में हमारा ये आता है, स्पैरी जायरोस्कोप को जाता है। ठीक है, ये सन 1913 में बना था। कब बना था, इसकी डेट याद रखिएगा, 1913 में। ठीक है, इसकी डेट हमेशा याद रखिएगा, कितना होती है इसकी, 1913 में। पर आम लोगों के बीच इसका प्रदर्शन कब हुआ था, 1932 में हुआ था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा इसकी डेट। और किसने किया था, स्पैरी जायरोस्कोप ने। जो मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए थे उसमें इसका मैंने आप लोगों को बता रखा था। सेकंड, अब हमारे पास अगला टॉपिक है इसके रूल्स ऑफ रोबोट। ठीक है, रूल्स ऑफ रोबोट, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ द लॉज ऑफ रोबोट। ठीक है, लॉज ऑफ रोबोट या फिर रूल्स ऑफ रोबोट। तो देखिए कोई भी रोबोट बनाने से पहले सबसे पहले हमें क्या करने पड़ते हैं, उसमें कुछ उसको कुछ रूल्स, ठीक है, कुछ रूल्स हमें क्या कहते हैं उसमें, यानी कि कुछ लॉज जो होते हैं बनाने पड़ते हैं। ठीक है, कोई भी रोबोट्स को बनाने से पहले हमें क्या देने पड़ते हैं, कुछ लॉज देने पड़ते हैं, यानी कि कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं, नियम बनाने पड़ते हैं। ठीक है, अब वो नियम क्या क्या है, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 या 3 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन सकते हैं रूल्स ऑफ रोबोटिक्स से। तो पहला रूल ये कहता है कि एक रोबोट किसी इंसान को घायल नहीं कर सकता। ठीक है, पहला रूल क्या कहता है, पहला रूल कहता है हमारे पास, ए रोबोट may not इंजर्ड ए ह्यूमन बीइंग। यानी कि जो रोबोट होता है वो किसी भी इंसान को घायल नहीं कर सकता। ये पहला लॉ होता है। रोबोट बनाने से पहले सबसे पहले लॉ ये डिसाइड करना होता है कि वो किसी भी इंसान को क्या करना नहीं चाहिए, घायल नहीं करना चाहिए। वो वैरायटी ऑफ टास्क को परफॉर्म कर सकता है। दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ कहता है कि एक रोबोट को मानव द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना चाहिए, सिवाय इसके कि इस तरह के आदेश के कानून के साथ संघर्ष करें। यानी कहने का मतलब ये है कि एक रोबोट को, जो रोबोट हम बनाएंगे, जो भी हमने रोबोट बनाया है, मस्ट ओबे द ऑर्डर गिवन बाई ह्यूमन बीइंग। यानी कि जब हम किसी भी रोबोट को इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है, जब हम किसी रोबोट को इंस्ट्रक्शन देंगे किसी काम करने के लिए, तो वो उस काम को क्या करेगा, उस टास्क को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। जब भी हम उसे ऑर्डर देंगे तो उस टास्क को उसे करना चाहिए। बट साथ में ये बात और लिखी हुई है, देखिए यहीं पर ऑब्जेक्टिव बनेगा कि ए रोबोट मस्ट ओबे द ऑर्डर गिवन बाई इट्स ह्यूमन बीइंग बट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, बट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट लॉ। यानी कि पहले लॉ को कॉन्फ्लिक्ट वो नहीं करना चाहिए। फर्स्ट लॉ को कॉन्फ्लिक्ट कहने का क्या मतलब होता है, पहले लॉ क्या कहता था, पहले लॉ कहता था किसी ह्यूमन बीइंग को वो हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, हार्म से यानी कि इंजर्ड नहीं करना चाहिए, यानी कि हार्म, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो पहले लॉ को क्या करना चाहिए, वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि जाओ भाई दूसरे आदमी को क्या करें, नुकसान पहुंचाओ, तो वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट द फर्स्ट लॉ, पहले लॉ को वो क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगा। ठीक है, सिवाय इसके इस तरह के आदेशों का कानून के साथ संघर्ष करोगे। तीसरा लॉ हमारा कहता है एक रोबोट को स्वयं अपने अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। यानी कि जो रोबोट है उसको मस्ट प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने आप को। ठीक है, अपने अस्तित्व को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बट डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे फिर से एक पॉइंट आ जाता है कि डज नॉट कॉन्फ्लिक्ट फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। यानी कि फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को क्या करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। इसका मतलब वो ऐसा ना हो कि वो किसी ह्यूमन को क्या कर नुकसान पहुंचा दे और जो ह्यूमन है उसके इंस्ट्रक्शन को ना माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मस्ट प्रोटेक्ट, उसे खुद को करना तो चाहिए प्रोटेक्ट, लेकिन साथ में क्या करना चाहिए, पहले और दूसरे लॉ को भी
उसको मानना चाहिए। ठीक है, तो तीनों लॉ हो गए, तीनों लॉ से हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि पार्ट्स ऑफ रोबोट, क्या क्या पार्ट होते हैं। तो कंट्रोल सिस्टम, सेंसर, मैनिपुलेटर, एक्चुएटर, पावर सप्लाई। तो इनको हम लोग एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है स्टूडेंट्स कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, जैसे कि हमारा सीपीयू होता है, इसमें एक सिलिकॉन चिप होती है। तो ये एक रोबोट का एक मस्तिष्क होता है जो सारे के सारे जितने भी हमारे पास ऑपरेशंस होंगे उनको परफॉर्म करने के लिए सबसे यूज़फुल होगा। तो ये क्या होता है, बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू होता है। तो एक रोबोट के मस्तिष्क में सिलिकॉन की चिप लगी होती है। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन जाता है। क्या लगी होती है इसमें, सिलिकॉन की एक चिप लगी होती है। तो सीपीयू होता है, सीपीयू में जितना भी हमारे पास डेटा होता है, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, वो सारी की सारी कहाँ होती है, इसी के अंदर स्टोर होती है। और इसी से क्या करते हैं, उस डेटा और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है हमारा रोबोट वर्क करता है, जो डेटा और इन्फॉर्मेशन उसे मिलती है। सेंसर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, सेंसर्स बेसिकली क्या काम करते हैं, हमारे पास सेंसिंग का काम करते हैं। ठीक है, सेंसिंग इन्वायरमेंट, जो हमारे पास इन्वायरमेंट है उसके इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, वो सेंस करते हैं। जैसे कि सेंसर आर द कोर ऑफ द रोबोट, ये सेंसर कोबोट होते हैं। जैसे कि सेंसर क्या 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 सेंसिंग करेंगे, लाइट को सेंसिंग कर सकते हैं ये। ठीक है, लाइट को सेंसिंग करेंगे, साउंड को सेंसिंग करेंगे। ठीक है, टेम्परेचर को, हीट को सेंसिंग कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं, फिजिकल ओरिएंटेशन को, पोजीशन को, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, इन सारी चीज़ों को सेंसिंग, जैसे हमारे सेंसेस होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से रोबोट के भी सेंसर्स होते हैं जो फिजिकली इन्वायरमेंट को सेंस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है मैनिपुलेटर। मैनिपुलेटर मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा था। मैनिपुलेटर क्या होती है, मेन बॉडी होती है रोबोट की, जो किससे बनी होती है, लिंक से बनी होती है, और किससे बनी होती है, जॉइंट से बनी होती है, और स्ट्रक्चर से बनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट होता है हमारे पास एक्विटेटर्स। तो एक्विटेटर क्या होते हैं, एक तरीके से जो बॉडी होती है हमारे पास रोबोट की। ठीक है, बॉडी होती है। तो बॉडी क्या होती है, जो जो मसल्स होते हैं। ठीक है, जो मसल्स एक तरीके से जैसे हमारे मसल्स होते हैं, इसी तरीके से एक्विटेटर्स भी होते हैं। तो जिनके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, वर्क करता है। और बेसिकली क्या होता है, ये मोटर्स होती हैं। ठीक है, ये क्या होती है, मोटर्स होती है। तो एक रोबोट माना जाने के लिए एक उपकरण की बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, एक क्या होनी चाहिए, उसकी एक बॉडी होनी चाहिए। इसमें सेंसर्स की प्रतिक्रिया का मूल हो सकता है। रोबोट बॉडी में धातु, प्लास्टिक, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, क्या होते हैं, धातु और प्लास्टिक, इस तरह की सामग्री होती है। तो जो हमारे पास रोबोट्स होते हैं, मोटरें होती हैं, उन्हें एक्विटेटर्स कहते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकता है, एक्विटेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मोटर्स बोलते हैं। पावर सप्लाई, जिससे क्या होता है, हमारे जो जिससे कार्य करने के लिए रोबोट को पावर होनी चाहिए। जैसे मनुष्य को भोजन के लिए, उसी तरीके से रोबोट को भी क्या होती है, पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है। ठीक है, एक्विटेटर्स क्या हो गए, मसल्स हो गए, जैसे कि मैनिपुलेटर्स की ताकत करने के लिए। और मैनिपुलेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, लिंक्स और जॉइंट्स होते हैं। चलिए मैं आपको रोबोट दिखाता हूँ। मेनली यहाँ ये होता है हमारे पास, ये बेस है इसका, यानी कि यहाँ से कोऑर्डिनेट सिस्टम होगा, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट और पोलर कोऑर्डिनेट में ये घूम सकता है आगे पीछे। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल रोबोट है। ये जॉइंट्स हो गए, ये लिंक्स हो गए। तो यानी कि ये हमारा पोर्शन क्या हो गया, मैनिपुलेटर हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा एक तरीके से मैनिपुलेटर हो गया, क्योंकि मैनिपुलेटर क्या होता है, लिंक्स और जॉइंट से बनकर बनता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लास्ट वाला क्या हो गया हमारे पास, ये एंड इफेक्टर होता है। एंड इफेक्टर लिख दे रहा हूँ यहाँ से वर्ड, एंड इफेक्टर। ठीक है, एंड इफेक्टर का काम करना होता है, होल्ड करने का काम होता है। किसको, मटेरियल को होल्ड करने का काम किसका होता है हमारे पास, एंड इफेक्टर का काम होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे सारे इसमें टॉपिक्स को हमने कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे इसके स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव पार्ट को देख लेते हैं अपने। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट इसका नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट को कवर